हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू न्यू सेशन। तो आज के सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर कह लो कि केमिकल रिएक्शंस किसकी, एल्कीन्स की। तो आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे हमारा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है जिसके बारे में हमने हमारे एल्केन्स में भी बात की थी, ठीक है। तो वहां पर आप एक बार जाकर के देख सकते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन हमारी की थी। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में जल्दी जल्दी टॉपिक को निकालने की कोशिश करेंगे। मेन हम फोकस रखेंगे हमारा मैकेनिज्म को समझने के ऊपर। तो जी हाइड्रोजनेशन क्या है ये हम जानते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में, आपका रेने निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेडियम हो गया, ठीक है। वो सब चीजें मैंने एल्केन्स में पढ़ाई थी, आज मैं उन्हें रिपीट नहीं करूंगा। तो ध्यान से समझना, ये क्या है आपका बच्चा, एक एल्कीन है। एल्कीन माने डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, H2 यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करवाऊंगा। मैं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड करवा रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस में, रेने निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो या फिर पैलेडियम ले लो। एक हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के ऊपर, एक हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के ऊपर, और बीच का डबल बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हमारे प्रोडक्ट के साथ हमें थोड़ा सा क्या देखने को मिलेगी, हीट भी देखने को मिलेगी, ठीक है। हमारी हीट थोड़ी सी रिलीज होगी। नीचे आपकी वही बात लिख रखी है जो हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर ली है कि द रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन एंड इज यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, यानी कि पता करने के लिए कि कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं या नहीं, और अगर आ रहे हैं तो कितने हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं या क्या है, ठीक है। इसे पता करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजनेशन एक अच्छा तरीका है। क्लियर है। यूज क्या होता है यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 1 मोल H2 चाहिए, ठीक है। 1 मोल H2 चाहिए, जो कि हम किस लेवल पे जाके देख रहे हैं, एसटीपी के लेवल पे जाके देख रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। 22.4 लीटर हमारा एसटीपी पे हम देखेंगे, जहां पर इतना 1 मोल ऑफ H2 एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। चलिए जी, आपके सामने मैकेनिज्म खुल चुका है। तो बच्चा, हमने जो भी हमारा कैटलिस्ट लिया है, हम फॉर केस इमेजिन करें कि हमारा कैटलिस्ट यहाँ है, ठीक है। मान लीजिए मैंने रेने निकल लिया, तो ये मेरा कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इस कैटलिस्ट के ऊपर हाइड्रोजन आएगा, एंड ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा बच्चा। एड्सॉर्प्शन आप समझते हैं, एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि किसी के सरफेस पे जाके बैठना, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता था, सोख लेना, ठीक है। जैसे हम स्पंज को पानी में डालते हैं तो वो पानी क्या करती है, सोख लेती है ना, ठीक है। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है उसे अपने सरफेस के ऊपर उतार लेना, ठीक है। एडजॉर्प्शन का मतलब सरफेस के ऊपर उतार लेना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एड्सॉर्ब हो रहा है कैटलिस्ट के सरफेस पे, यानी कि उसके सरफेस पे जाके स्टिक हो रहा है, बैठ रहा है। अब हमने हमारे मेन एल्कीन को क्या किया, रिएक्शन में उतारा, जिसको हमने क्या करना था, एल्केन में कन्वर्ट करना था। वो क्या करेगा, वो भी आएगा। तो उसके आने की वजह से, यहाँ पर एक सेकंड, माउस का थोड़ा इशू आ रहा है। यस, अब ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, यहाँ पर इस एल्कीन के आने की वजह से क्या होगा, इस एल्कीन के आने की वजह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आपका एल्कीन आएगा और कैटलिस्ट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद क्या होगा बच्चा, वो ध्यान से समझने वाली चीज है। जब कॉम्प्लेक्स बना तब इंसर्शन होगी हाइड्रोजन की, ठीक है। तब क्या होंगे, हाइड्रोजन इंसर्ट होंगे, किसके अंदर इंसर्ट होंगे, किसके अंदर इंसर्शन होगी, आपके डबल बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कार्बन एटम, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, इसके अंदर इंसर्शन होगी। एक हाइड्रोजन इस कार्बन एटम पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन एटम पर लगने की कोशिश करेगा। ये कोशिश होगी सफल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा डिजायर्ड एल्केन, जो कि हम बनाना चाहते थे, और साथ में हमारा रीजनरेटेड कैटलिस्ट निकल जाएगा। अब हाइड्रोजनेशन से बेटर एक हमारे पास और चीजें समझने वाली, दैट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन क्या होती है बच्चा, हाइड्रोजनेशन आपने अभी प्रोसेस देखा कि हमने H2 ऐड करवाया और हमने मल्टीपल बॉन्ड्स को तोड़ने की कोशिश की, डबल बॉन्ड को तोड़ा, ट्रिपल बॉन्ड को भी हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो टेक्निकली मैंने आपको बताया कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें से कुछ ना कुछ हीट तो निकलेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ हीट तो निकलेगी। अब बच्चा, वो जो हीट निकलेगी, वो हीट क्या होगी, वो हीट आपकी कहलाई जाएगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पूरा ध्यान से समझे तो समझो कि हाइड्रोजनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन एल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड
इज कॉल्ड इट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी कि 1 मोल अल्कीन को हाइड्रोजनेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हाइड्रोजनेशन में भेज रहे हैं, उससे जो हमें हीट मिलेगी दैट इज कॉल्ड द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर है? चलिए, अब बच्चा यहाँ पे मैंने कई सारे कंपाउंड्स की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिख रखी है, इसका डेटा आप प्लीज अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। हम हमारे मेन पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का स्टेबिलिटी के साथ रिलेशन। अब भाई आप जानते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल मुझे हाइड्रोजनेशन के टाइम पे ज्यादा हीट नहीं दे पा रहा, तो वो ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है? वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतनी ही कम एनर्जी पोजेस करता है, और जो मॉलिक्यूल जितना कम स्टेबल होता है वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी पोजेस करता है। तो यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के। अब यहाँ से ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने आपके सामने प्रोपीन का केस ले रखा है और एक इथीन का, इनको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको करके समझाता हूँ कि स्टेबिलिटी आप आखिर मेजर कैसे करोगे कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। बच्चा, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। अब आप अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानोगे? तो देखना, एल्कीन के केस में अल्फा हाइड्रोजन पहचाना जाता है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ वाला कार्बन एटम। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसके बाजू वाले को फॉर रेफरेंस मैंने मान लिया कि दिस इज अ अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन का नंबर अगर ज्यादा होगा, तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पर देखो, आपके पास 3 इधर और कितने, अच्छा ठीक है, हाँ ओके, वो तो डबल बॉन्ड कार्बन एटम ही है। तो आपके पास यहाँ पर देखो टेक्निकली एक ही अल्फा कार्बन है, उस पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन एटम्स इसको क्या करेंगे, ज्यादा स्टेबल बनाएंगे। लेकिन जब मैं केस ले रहा हूँ इथीन का, बच्चा इथीन के केस में क्या होगा? इथीन के केस में आपका CH2 है, दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, इनके आजू बाजू कोई अल्काइल ग्रुप नहीं, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं, मतलब कि 0 हाइड्रोजन एटम्स, और 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स पे क्या होंगे, आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया कि ज्यादा स्टेबल है, देखो प्रोपीन जो है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए प्रोपीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, 125.8 किलो जूल्स पर मोल। और ये जो आपका इथीन है ये लेस स्टेबल है, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो ये आपका क्या आ गया, 137.1 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, 137.1 किलो जूल्स पर मोल। यानी कि आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो किसके होगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के साथ, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के साथ। स्टेबिलिटी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब बच्चा एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, ये जो आपको अभी दिख रहा है इथीन, क्योंकि ये एक अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो इसके केस में हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स को हम आगे जो है डिस्कस करेंगे हमारी लास्ट स्लाइड पे। तो देखिए जरा, ये हमारे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, तो ध्यान से समझना। एन अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सच एज इथीन हैज द हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये हमने अभी देखा, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल है, और लीस्ट स्टेबल है दैट मीन्स इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स मोर इज द स्टेबिलिटी। अभी हमने समझा कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, कायदे से बोलने से जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता जाएगा, ठीक है, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है, एल्काइल ग्रुप बढ़ा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ी। लास्ट देखते हैं हम हमारा सिस और ट्रांस में से, कि आउट ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो कि आपके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं, द ट्रांस आइसोमर इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन द कॉरस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं हमारा जो ट्रांस ब्यूट-टू-ईन है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी है, 115.4, यानी कि 115.4, और आपका सिस आइसोमर जो है उसकी कितनी है, 119.6, ठीक है। यानी कि आपका जो ट्रांस है उसकी क्या है, कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, जबकि सिस की जो है क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है। दैट मीन्स कि ट्रांस जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, सिस की स्टेबिलिटी कम है। चलिए, आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है, जो हमारा शेड्यूल चल रहा है मैंने सामने लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पे होगा, जिसमें मैं आपको एडिशन ऑफ हेलोजन हेलोजन एसिड्स, ठीक है, उसके बाद हाइपोहेलस एसिड्स, ये सब करने के बाद हमारा लास्ट होगा लेक्चर
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स पे। ठीक है, उसके बाद हम हमारे एरोमेटिसिटी पे शिफ्ट करेंगे। चलिए, मुलाकात होगी जल्दी। बाय।